हेलो एवरीवन। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले समय में एनडीए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस दोनों मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा और आप जो भी स्कोर करते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिटिसाइज्ड जॉन लॉक्स नेचुरल राइट्स? जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना किसने की? ऑप्शन देख लीजिए, हॉब्स, जेफरसन, बेंथम, रूसो। वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स आप लिखा करिए और लास्ट में, ताकि आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। अब इसका आंसर बताइए क्या है कि लॉक ने जो प्राकृतिक अधिकार दिए थे, उसकी बात की थी, उसको क्रिटिसाइज किसने किया था? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रूसो ने जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की थी। अब ये प्राकृतिक अधिकार हैं क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। जॉन लॉक ने जिस प्राकृतिक अधिकार की बात की थी वो कौन कौन से अधिकार थे? वो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात उन्होंने प्राकृतिक अधिकार में की थी। उन्होंने कहा था कि जब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सामाजिक समझौता होगा, तो वहां पर इंडिविजुअल्स को कुछ राइट, यानी 3 राइट्स जो उसे नेचुरली प्राप्त हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये सॉवरेन को वो नहीं देगा या वो ग्रुप ऑफ मैन को नहीं देगा, ये इंडिविजुअल अपने पास रखेगा। 3 राइट्स कौन कौन से? लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। अब रूसो ने क्रिटिसाइज क्यों किया? रूसो का मानना था कि नेचुरल राइट का आइडिया तब पॉसिबल होता है जब सोशली इन्वॉल्व ना हो, जब आप कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्रिएट ना करो। भाई, जब आप बाहर हो, आप क्रिएट नहीं कर रहे हो कोई इंस्टीट्यूशन, तब आप अपने अधिकार अपने पास रखो, आपके जो भी अधिकार हैं। पर अगर अब आप सोशली इन्वॉल्व हो रहे हो, आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कोई क्रिएट कर रहे हो, तो अब वहां पर आपका कैसा अधिकार? अगर वहां पर सामाजिक समझौता हो रहा है और वहां पर आप इन अधिकारों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इसे नहीं देंगे, फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ राज्य को क्रिएट करने का? अगर जब इतना ही भयानक है वो समझौता, वो जब आप सोच रहे हैं कि हम पीस में रहेंगे, अगर वो इतना ही भयानक है तो आप कर क्यों रहे हैं? फिर आप मत करिए, अपने अधिकार आप अपने पास रखिए। पर अगर आप एक कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तब आपके पास ये कैसा अधिकार, जिसकी बात लॉक्स ने की है कि नेचुरल राइट्स लोगों के पास होने चाहिए, वो नहीं देंगे, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का। बस इसी को लेकर के रूसो ने जॉन लॉक को क्रिटिसाइज किया है, इनके प्राकृतिक अधिकारों को लेकर। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुम बेसिस ऑफ द स्टेट इज हैप्पीनेस? हिंदी में, किसके अनुसार राज्य का आधार सुख है? लॉक, बी जे.एस. मिल, सी बेंथम, डी टॉकवेल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसने कहा कि राज्य का जो बेस है वो हैप्पीनेस है, उसी पर ही राज्य आधारित है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेंथम जी का ये मानना था कि जो स्टेट का बेसिस है वो हैप्पीनेस है। इनके अनुसार व्यक्तियों को राज्य के द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं और राज्य ठीक है क्योंकि वह सुख प्रदान करता है। साथ ही इन्होंने कहा था कि राज्य एक उपयोगी संस्था है, एक यूजफुल इंस्टीट्यूट है, क्योंकि यह व्यक्तियों के सुखों में वृद्धि करता है। क्लियरली बेंथम की इस बात से लगता है कि वह स्टेट को सपोर्ट करते थे। इसीलिए आप यहाँ पर एक बात और जान सकते हैं कि बेंथम जी ने पॉजिटिव लिबर्टी का सपोर्ट किया था, सकारात्मक स्वतंत्रता का। ये इंग्लैंड के थे। अब इन्होंने
पॉजिटिव लिबर्टी का सपोर्ट किया, तो इससे आपको आइडिया मिल गया कि इनका मानना था कि स्टेट इंटरफेयर अब एक्टिविटी में इंडिविजुअल्स के करे, क्योंकि राज्य सबका अच्छा चाहता है। और इन्हीं सब कारणों से ही बेंथम जी ने कहा था कि राज्य का आधार सुख है, हम राज्य को रोक नहीं सकते कि आप मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करिए। राज्य एक अच्छी इंस्टीट्यूशन है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जो कि लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। करेक्ट, आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुम इफ मैकियावेली वॉज बोर्न a few years his thoughts would have been different। किसके अनुसार मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार अलग होते। ए सेबाइन, बी डनिंग, सी बार्कर, डी मॉन्टेस्क्यू। बताइए ये किसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। स्टेटमेंट एग्जाम में बहुत आती हैं और आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कुछ फेमस स्टेटमेंट हैं। सारे स्टेटमेंट्स आप याद नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, पर कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ स्टेटमेंट से आप एक थिंकर की क्लियर आइडियोलॉजी जान सकते हैं, इसलिए अगर आपको स्टेटमेंट पता होगा तो आप वहां से तुरंत थिंकर की एक आइडियोलॉजी भी गेट कर लेंगे। इसलिए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें इक्वली फोकस करिए। अब बताइए ये किसने कहा मैकियावेली जी के बारे में। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये सेबाइन जी ने कहा था कि अगर मैकियावेली कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार अलग होते। ये सेबाइन ने क्यों कहा। जब मैकियावेली जी पैदा हुए, इटली वॉर से जूझ रहा था, वो इटली से बिलोंग करते थे और जब वो पैदा हुए थे उनके बर्थ टाइम में ही इटली में भयंकर वॉर चल रहा था, लोग आपस में लड़ रहे थे। तो अब इनको लगा कि यहाँ पे लोग कितने बुरे हैं, कितने सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एक तरह से उस समय मैकियावेली जी की धारणा बन रही थी, लगातार इनके मन में, दिमाग में ये विचार चल रहा था कि इंसान कितना बुरा होता है, वह आपस में लड़ता रहता है अपने फायदे के लिए, एक दूसरे से लगातार वॉर में इन्वॉल्व रहता है, कितना सेल्फिश है। अब जब ये सारी बातें मैकियावेली जी को इतनी प्रभावित कर रही थी, फिर यही सारी बातों ने मैकियावेली के पॉलिटिकल राइटिंग्स में भी मैकियावेली जी के मेंशन हुई। मैकियावेली जी बहुत प्रभावित हुए इटली के वॉर से और अपनी सारी ही बुक्स में इन्होंने वो सारी घटनाएं लिखी और एक धारणा बना ली कि समाज में ऐसे ही लोग विद्यमान हैं, समाज ऐसा ही होता है, और वही सब इन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखी। इसी कारण सेबाइन ने कहा था कि अगर मैकियावेली कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार अलग होते। फिर वो वैसा नहीं जो उन्होंने लिखा है, उससे थोड़ा अलग होता, बहुत कुछ अलग होता। करेक्ट, आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द किंग शुड टीच द पॉलिटिकल यूज ऑफ रिलीजन वाइल नॉट बीइंग रिलीजियस हिमसेल्फ, हु सेड द अबव स्टेटमेंट। हिंदी में, राजा को धर्म का राजनीतिक प्रयोग सिखाना चाहिए जबकि स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए। किसने उपर्युक्त कथन को कहा। ए माओ जेडोंग, बी हॉब्स, सी प्लेटो, डी नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। अब बताइए ये स्टेटमेंट किसका है। ये तो बहुत कोर स्टेटमेंट है वेस्टर्न थॉट में, बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए किस थिंकर का स्टेटमेंट है ये। क्या इसे माओ जेडोंग ने कहा है, क्या हॉब्स ने कहा है, या प्लेटो जी ने कहा है, या फिर किसी और थिंकर ने कहा है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबव। ना माओ जेडोंग है, ना हॉब्स, ना प्लेटो। फिर यह स्टेटमेंट है किसका। यह स्टेटमेंट मैकियावेली जी का है। मैकियावेली जी ने ही अपनी बुक द प्रिंस में लिखा था कि राजा को धर्म का राजनीतिक प्रयोग सिखाना चाहिए जबकि स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैकियावेली जी ने का एक विचार था कि राजा को दिखावा करना चाहिए कि वह लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है, लोगों का अच्छा सोच रहा है, और जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ ना हो।
क्लियर थॉट मैकियावेली जी के राजा के बारे में यही थे। और वही चीज यहां पर भी है कि धर्म का उसको प्रयोग सिखाना चाहिए पर स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए। मैकियावेली जी ने तो राजा के बारे में कहा था कि उसे लोमड़ी के जैसे चालाक होना चाहिए और शेर जैसा बहादुर होना चाहिए। मीन्स उसको एक फेक एक्ट करना चाहिए, पब्लिक के सामने उसे फेक एक्ट करना चाहिए। वो जैसा है उसे वो नहीं दिखाना है। उसे अपनी शासन कला को चलाने के लिए जो भी बेहतर स्टेप्स होंगे वो लेना है और वही करना है। यही मैकियावेली जी के राजा के बारे में विचार थे जो उन्होंने अपनी बुक द प्रिंस में लिखा था। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 5th क्वेश्चन, which of the following is incorrectly matched? The Prince, The Discourses, The Art of War। ये तीनों बताइए किसकी बुक हैं? द प्रिंस मैंने अभी बताया मैकियावेली, द डिस्कोर्सेस और द आर्ट ऑफ वॉर ये भी मैकियावेली जी की ही बुक है। अब ये 3 बुक्स आपको दी हुई हैं और 3 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इस बुक में क्या ये सब्जेक्ट्स मेंशन हैं। द प्रिंस में स्टेट रूलिंग की बात, राज्य के शासन की बात कही गई है। द डिस्कोर्सेस में प्रॉपर्टी शेयरिंग, संपत्ति के बंटवारे की बात है। द आर्ट ऑफ वॉर में बिल्डिंग सिविलियन आर्मी, नागरिक सेना का निर्माण की बात है। एक इसमें से गलत है। अब आपको वही बताना है कि किस बुक में कौन सा सब्जेक्ट सही है पर यहां पर गलत मेंशन है। बताइए। एक बुक में यहां पर सब्जेक्ट गलत दिया हुआ है जिसकी बात उस बुक में मैकियावेली जी ने नहीं की है। देखिए आपको ए देखकर तो क्लियरली समझ में आ गया कि प्रिंस में तो उन्होंने राज्य के शासन की बात की थी। अब बी क्या है? द डिस्कोर्सेस, प्रॉपर्टी शेयरिंग, संपत्ति के बंटवारे की बात क्या डिस्कोर्सेस बुक में मैकियावेली जी ने की थी? नहीं की थी, ये गलत है। फिर क्या था सब्जेक्ट इस बुक का? इस बुक का सब्जेक्ट था लोकतंत्र और स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी की बात मैकियावेली ने अपनी बुक द डिस्कोर्सेस में की थी। सी है द आर्ट ऑफ वॉर, बिल्डिंग सिविलियन आर्मी, सही है, नागरिक सेना का निर्माण। ये बात मैकियावेली जी ने अपनी बुक द आर्ट ऑफ वॉर में की थी कि कैसे एक राज्य को भाड़े की सेना का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे राज्य से पैसा दे करके वहाँ के लोगों को बुला करके युद्ध में लड़ने के लिए ये नहीं करना चाहिए। अपने ही लोगों का प्रयोग करना चाहिए, अपने ही नागरिकों की एक सेना बनानी चाहिए और उसी को युद्ध में लड़ाना चाहिए। किसी बाहरी राज्य से लोगों को भाड़े पर मंगा करके युद्ध में शामिल नहीं करना। ये बात मैकियावेली जी ने अपनी बुक द आर्ट ऑफ वॉर में की थी। ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 1521 में। द डिस्कोर्सेस कब पब्लिश हुई? 1531 में। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 6th क्वेश्चन है, इन हुज स्लेवरी इज द एलिमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म प्रेजेंट? किसकी दास प्रथा में मानवीयता का तत्व मौजूद है? ए अरिस्टोटल, बी हॉब्स, सी लॉक, डी प्लेटो। बताइए। दास प्रथा की बात तो कहीं ना कहीं सारे थिंकर्स ने की है, पर किसकी दास प्रथा में मानवीयता का एक झलक दिखाई देती है? आपको यहां पर यह बताना है। अगर आपने सबके स्लेवरी के थॉट्स पढ़े होंगे तब आप इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। एरिस्टोटल जी की स्लेवरी के बारे में जो थॉट थे वो ह्यूमनिज्म उसमें कहीं ना कहीं दिखता है। अब इन्होंने दास प्रथा के बारे में क्या कहा? देखिए इनका मानना था कि दासों के लिए दासता इसलिए उपयोगी है क्योंकि मालिक के रहते हुए दासों का भी नैतिक विकास हो जाता है, वो भी उनका भी मोरल डेवलपमेंट होता है। इसलिए दास प्रथा तो ज़रूरी है और सिर्फ एक के लिए नहीं, सिर्फ दास के लिए नहीं, इक्वली इम्पॉर्टेंट मास्टर के लिए भी है। स्वामी के लिए भी दास प्रथा उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि दास के लिए, क्योंकि दास का तो नैतिक विकास होता है और जब उसका नैतिक विकास हो जाए तो दास को छोड़ देना चाहिए। यही बात एरिस्टोटल जी ने की है। अब दोनों के लिए उपयोगी क्यों है ये भी समझना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अब मास्टर अगर फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है तो वो इंटेलेक्चुअल वर्क करेगा, वो गवर्नमेंट के
शासन में जो जरूरी काम है उन्हें करेगा। उसको अगर फिजिकल वर्क नहीं करना है तो वो इंटेलेक्चुअल वर्क तो कर रहा है ना, और इसी से इसको समय मिल पाएगा। अगर वो दिन भर यही सब काम करता रहेगा तो फिर कब वो शासन के कार्यों के बारे में सोचेगा। इसलिए मास्टर अब वो काम करे इंटेलेक्चुअल वर्क, और जो स्लेव है वो फिजिकल वर्क करे। सारा दिमाग मास्टर लगाए और फिजिकल काम जो स्लेव्स हैं वो करें। इसीलिए इन्होंने कहा कि दास प्रथा दोनों के लिए ही उपयोगी है। आपको इसका आंसर मिल गया, क्योंकि इन्होंने तो यही कहा ना कि अगर जब दास का नैतिक विकास हो जाए तब दास को छोड़ देना चाहिए। इसी विचार की वजह से अरस्तु की दास प्रथा में मानवीयता का तत्व मौजूद दिखता है। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 7th क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है। 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हेराक्लिटस दिस वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हेराक्लिटस के अनुसार यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू पैरामेनिडस ट्रूथ इज परमानेंट बट इट्स इमेज इज ऑलवेज चेंजिंग। पैरामेनिडस के अनुसार सत्य स्थायी होता है परंतु उसकी छवि सदैव परिवर्तित होती रही है। केवल फर्स्ट सही है या केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, या दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, या फिर नन ऑफ द अबव, एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। बताइए। ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हैं और आपने पढ़ा होगा। देखिए, जिनको आंसर आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं भी आता है वो सारे क्वेश्चंस लगाया करें। अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तभी तो आप समझ पाएंगे कि आपको किस टॉपिक से कौन सा ऐसा चीज़ है जो छूट गया, आपसे सब्जेक्ट है जो छूट गया, जिसे आपने नहीं पढ़ा और आपको आंसर नहीं आ रहा है। इसलिए आप क्वेश्चंस लगाया करिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आपने जो थियोरी पढ़ी, क्या वो क्वेश्चन में जो उसमें से जो क्वेश्चन आता है क्या वो आप कर पा रहे हैं, अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इसलिए आप क्वेश्चंस लगाया करिए, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस एग्जाम के लिए बन जाएगी। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू हेराक्लिटस दिस वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हेराक्लिटस के अनुसार यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। क्या ये हेराक्लिटस का स्टेटमेंट है? ये बिल्कुल सही है, सही स्टेटमेंट है ये। उन्होंने ही कहा कि यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। अब सेकंड है कि अकॉर्डिंग टू पैरामेनिडस ट्रूथ इज परमानेंट बट इट्स इमेज इज ऑलवेज चेंजिंग। पैरामेनिडस के अनुसार सत्य स्थायी होता है परंतु उसकी छवि सदैव परिवर्तित होती रही है। क्या ये पैरामेनिडस का स्टेटमेंट है? नहीं है। देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है। ये पैरामेनिडस की स्टेटमेंट नहीं है। ये किसकी स्टेटमेंट बताइए? वेस्टर्न थॉट में ये स्टेटमेंट किसकी है? बहुत फेमस स्टेटमेंट है और बहुत फेमस थिंकर भी हैं वो, और आपने जरूर पढ़ा होगा क्योंकि स्टार्टिंग ही वेस्टर्न थॉट की वहीं से होती है। देखिए, ये स्टेटमेंट है प्लेटो जी के कि सत्य स्थायी होता है परंतु उसकी छवि सदैव परिवर्तित होती रही है। पैरामेनिडस का क्या स्टेटमेंट था? एग्जैक्ट स्टेटमेंट पैरामेनिडस का था सत्य सदैव अस्थायी होता है और अपरिवर्तनशील है। बस उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करके प्लेटो ने कहा कि सत्य स्थायी होता है परंतु उसकी छवि सदैव परिवर्तित होती रही है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट, आपको आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, 8th क्वेश्चन है, देयर शुड बी नो लॉ एंड पनिशमेंट इन द स्टेट, हु सेड दिस स्टेटमेंट। हिंदी में, राज्य में विधि और दंड को नहीं होना चाहिए, यह कथन किसने कहा? ए अरिस्टोटल, बी हॉब्स, सी प्लेटो, डी मैकियावेली। बताइए ये इसका आंसर क्या होगा कि राज्य में लॉ और पनिशमेंट होनी ही नहीं चाहिए। ये किस थिंकर का स्टेटमेंट है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये प्लेटो जी का स्टेटमेंट है। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, प्लेटो जी नैतिक राज्य के समर्थन में थे। उन्होंने मोरल स्टेट को सपोर्ट किया था।
ये मानते थे कि दार्शनिक जो राजा है वह शासन करता है, और इन्होंने बताया कि आत्मा के 3 गुण हैं, जैसे विजडम, करेज, टेम्परेंस। तो उसमें जो विजडम जिसके पास होगी वो फिलोसफर किंग बन जाएगा, दार्शनिक राजा। अब जब दार्शनिक राजा एक गॉड से उसको शक्ति प्राप्त है, उसके पास विजडम है खुद का, तो उसको फिर लॉ और पनिशमेंट की क्या जरूरत, उसे दंड और कानून की क्या जरूरत है। और इन्होंने ये तो कहा कि राज्य नैतिक है, वो कोई रणभूमि तो है नहीं जहां दंड से काम चलाया जाएगा। और इनका न्याय भी तो यही कहता है ना कि सब आपस में लड़ेंगे नहीं, अपना अपना अलग अलग जो काम उनको डिवाइड है, जैसे विजडम, करेज, टेम्परेंस। किंग अपना काम करेगा, सोल्जर अपना काम करेंगे और वर्कर अपना काम करेंगे, और तीनों ही एक दूसरे के काम में दखल नहीं डालेंगे। जब आपस में उनमें कोई बातचीत ही नहीं होगी तो वहां पर लॉ और पनिशमेंट की क्या जरूरत है। करेक्ट, आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 9th क्वेश्चन है, हु सेड प्लेटो एज एनिमी ऑफ फ्री सोसाइटी। किसने प्लाटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है? ए मैक्सी, बी कार्ल पॉपर, सी बार्कर, डी डनिंग। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए, देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल पॉपर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा था। अब देखिए कार्ल पॉपर की बुक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, जो 1945 में पब्लिश हुई, और इसी बुक में उन्होंने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा था। साथ में 2 और थिंकर्स को कहा था, हीगल को भी कहा था और कार्ल मार्क्स को भी कहा था। अब इन्होंने कहा क्यों, इनको दुश्मन क्यों बताया, बताइए मुक्त समाज का। इस वजह से क्योंकि इन्होंने कहा कि जो प्लेटो की बुक रिपब्लिक है उसमें जो स्टेट का आइडिया उन्होंने दिया है वो टोटलिटेरियन पर आधारित है, और वैसे भी तो उनका राज्य एक आदर्श राज्य है, कोई ये तो राज्य है नहीं जिसे हम असल में देख सकें, असल में अडॉप्ट कर सकें। उन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं कि राज्य में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो शायद रियल में पॉसिबल ही नहीं है। फिलोसफर किंग होगा, फिर उसमें सोल्जर, फिर उसमें वर्कर, और ये डेमोक्रेसी के भी खिलाफ थे प्लेटो जी। एक वजह नहीं थी जिस वजह से कार्ल पॉपर ने उनको कहा कि वो मुक्त समाज के शत्रु हैं, कई वजह थी। प्लेटो के ओवरऑल जो भी थॉट्स रिपब्लिक बुक में मेंशन थे उनको ही देखते हुए कार्ल पॉपर ने कहा कि प्लेटो मुक्त समाज के शत्रु हैं, क्योंकि प्लेटो ने तो अभी मैंने बताया ना कि वो लॉ पनिशमेंट की जरूरत ही नहीं है स्टेट को। अब जब ये सब कुछ है ही नहीं तो स्टेट वर्क कैसे करेगा, डेमोक्रेसी भी नहीं। इसी वजह से कार्ल पॉपर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा था। किसमें? अपनी बुक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, 1945 में ये बुक पब्लिश हुई थी। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा कथन सही है? 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है, द किंगडम ऑफ प्लेटो शुड बी लोकेटेड ऑन द सी शोर। प्लेटो का राज्य समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। सेकेंड है, एरिस्टोटल स्टेट्स दैट द स्टेट इज द प्रायर टू द इंडिविजुअल। एरिस्टोटल कहते हैं राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। बताइए, ओनली फर्स्ट सही है, ओनली सेकेंड सही है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है? दोनों ही बात राज्य के ही बारे में है, एक प्लेटो की है और एक एरिस्टोटल की है। दोनों के ही राज्य के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा कि राज्य की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो आप इसका आंसर करिए कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट गलत क्यों है? क्योंकि प्लेटो का नहीं, अरस्तु का राज्य समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए, ये बात कही गई है और अरस्तु ने खुद ही कहा है। और सेकेंड क्या है?
एरिस्टोटल कहते हैं राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। ये स्टेटमेंट सही है और बहुत फेमस स्टेटमेंट है अरस्तु जी की, और एग्जाम में इस बहुत बार आ चुकी है, इसलिए इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब इन्होंने ये कहा क्यों कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? क्योंकि राज्य के अंतर्गत व्यक्ति का महत्व है। जिस तरह शरीर के अंगों के पहले व्यक्ति का बोध होता है, बिल्कुल उसी प्रकार राज्य के नागरिकों के पहले राज्य का बोध होता है। इसीलिए अरस्तु जी ने यह स्टेटमेंट दी कि स्टेट इज द प्रायर टू द इंडिविजुअल। इसका आंसर क्या है? ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और सारे ही क्वेश्चंस नए हैं, कुछ ना कुछ तो हर क्वेश्चन में नया है, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस लगाया करिए। देखिए 11th क्वेश्चन है, विच थिंकर बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी रिसीव्ड बाय ऑल बट ओनली पॉलिटिकल, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स शुड बी अवेलेबल टू मेन। हिंदी में, किस विचारक का मानना था कि शिक्षा सबको प्राप्त होनी चाहिए किंतु राजनीतिक, सामाजिक व प्रशासनिक अधिकार सिर्फ पुरुषों को प्राप्त होना चाहिए? ए कन्फ्यूशियस, बी एरिस्टोटल, सी हॉब्स, डी मैकियावेली। बताइए ये किसका स्टेटमेंट है? किसने कहा कि शिक्षा तो सबको मिलनी चाहिए पर जो पॉलिटिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं वो सिर्फ मेंस को मिलना चाहिए, पुरुषों को? 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कन्फ्यूशियस ने ही कहा था कि एजुकेशन तो इक्वली होनी चाहिए, सबको इक्वली ही प्राप्त होनी चाहिए, फिर चाहे वो मेन हो या फिर वुमेन हो, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक अधिकार सिर्फ पुरुषों को प्राप्त होनी चाहिए, महिलाओं को नहीं। यह भी स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये किसका है? ये कन्फ्यूशियस जी के विचार थे कि शिक्षा जो है इक्वली होनी चाहिए, मेल को भी और फीमेल्स को, पर ये जो राइट्स हैं ये सिर्फ मेल को प्राप्त होने चाहिए। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 12th क्वेश्चन, कौन सा कथन लॉक के विषय में सही है? फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लॉक द वैल्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट बिल्डिंग इज सेल्फ प्रिजर्वेशन। लॉक के अनुसार राज्य के निर्माण का मूल उद्देश्य आत्मसंरक्षण है। सेकेंड स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू हिम, यानी लॉक के अकॉर्डिंग, इफ द स्टेट फेल्स इन सेल्फ प्रिजर्वेशन रिवोल्यूशन कैन बी डन अगेंस्ट द स्टेट। इनके अनुसार यदि राज्य व्यक्ति के आत्मसंरक्षण में असफल हो तो राज्य के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि लॉक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या फिर नन ऑफ द अबव, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। बताइए। क्या लॉक ने कहा कि राज्य का निर्माण, जो बनेगा राज्य, उसका मूल उद्देश्य होगा आत्मसंरक्षण, और अगर आत्मसंरक्षण में राज्य फेल हो जाएगा तो क्रांति हो जाएगी उसके खिलाफ? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। दोनों ही स्टेटमेंट लॉक के नहीं है। ये विचार लॉक जी के है नहीं, जॉन लॉक का ये थॉट है नहीं, ये किस थिंकर का थॉट है? सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात कौन करता है? थॉमस हॉब्स करते हैं। हॉब्स ने ही कहा कि राज्य के निर्माण का जो मूल उद्देश्य हो वो आत्मसंरक्षण हो। जो सामाजिक समझौता किया जा रहा है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एम हो वो हो सेल्फ प्रिजर्वेशन। और अगर राज्य सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं कर पा रहा है, वहाँ के इंडिविजुअल्स की जान को खतरा है, जान नहीं बच पा रही है, तब राज्य के खिलाफ क्रांति की जा सकेगी। हालांकि इन्होंने सॉवरेन बनाया, संप्रभु बनाया, उसके नियम सबके ऊपर अप्लाई होंगे, सब कुछ होगा, उसको एब्सोल्यूट पावर दे दी सॉवरेन को, लेकिन ये बात भी कही कि अगर आत्मसंरक्षण नहीं है तब क्रांति राज्य के खिलाफ की जा सकती है। ये थॉमस हॉब्स के विचार हैं, जॉन लॉक के नहीं। इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा?
नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लॉक। एक भी स्टेटमेंट्स इनमें से जॉन लॉक के विषय में सही नहीं है। ये थॉमस हॉब्स जी के थॉट हैं। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 13th क्वेश्चन, विच थिंकर डिड नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी? किस विचारक का लोकतंत्र में विश्वास नहीं था? ए थॉमस हॉब्स हैं, बी माओ जेडोंग हैं, सी फ्रेंच फैनॉन, डी कन्फ्यूशियस। बताइए इसका आंसर क्या होगा? लोकतंत्र में इन चारों में से कौन विश्वास नहीं करता था? सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताना है इनमें से। कन्फ्यूशियस हैं या फ्रेंच फैनॉन या माओ जेडोंग या हॉब्स? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। कन्फ्यूशियस जी लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते थे। क्यों? इनके अनुसार आम आदमी इतना समर्थ नहीं है कि अपने शासक का चयन कर सके या स्वशासन कर सके। अब डेमोक्रेसी में यही होता है ना कि उसमें वोट दिया जाता है और अपना एक राजा चुना जाता है कि हाँ ये हमें रूल करेंगे। पर कन्फ्यूशियस ने क्या कहा कि व्यक्ति इतना समर्थ ही नहीं है, इतना उसमें पोटेंशियल, इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि वह चुन सके कि हमारे ऊपर कौन शासन करेगा या शासक कौन होगा। इतना वो योग्य नहीं है कि वह यह निर्णय ले सके। उन्हें क्या पता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। इसीलिए उन्होंने कहा कि उनके पास इतना विवेक है ही नहीं कि वो सोच सकें कि हमारा शासक कैसा हो। इसीलिए कन्फ्यूशियस ने कहा कि हमें उन्हें लोकतांत्रिक शासन नहीं देना चाहिए, वह चुन ही नहीं पाएंगे अपने शासक को। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 14th क्वेश्चन ऑथर और बुक्स का है। इसके पहले अगर आपने वेस्टर्न थिंकर की इंपॉर्टेंट बुक्स के वीडियो नहीं देखा है और इंडियन थिंकर के इंपॉर्टेंट बुक्स का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। उसमें एक ही वीडियो में आपको सारे ऑथर्स की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स मिल जाएंगी जो एग्जाम में आ सकती हैं। इसलिए उसको पूरा देखिए वीडियो को और उसे नोट कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लर्न कर लीजिए। अब यहाँ बताइए कि किस ऑथर की कौन सी बुक है? थॉमस पेन की, जॉन लॉक, रूसो, बेंथम की। राइट्स ऑफ मैन है, रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तब आप इसका आंसर कर सकते हैं आसानी से। देखिए एक एक करके देखते हैं। थॉमस पेन की कौन सी बुक है इन चारों में से? थॉमस पेन की बुक है राइट्स ऑफ मैन। जॉन लॉक की कौन सी बुक है? रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। रूसो की कौन सी बुक है? द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड। बेंथम जी की कौन सी बुक है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉमस पेन की बुक राइट्स ऑफ मैन किस ईयर में पब्लिश हुई? 1791 में। जॉन लॉक की बुक रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी कब पब्लिश हुई? 1695 में। रूसो की द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, जिसका पूरा नाम था कंसिडरेशन ऑन गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, 1772 में पब्लिश हुई। और बेंथम की लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोड 1983 में पब्लिश हुई। इसका आंसर क्या है? ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। करेक्ट। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 15th क्वेश्चन, हु कॉल्ड लॉक द फादर ऑफ कैपिटलिज्म? हिंदी में किसने लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता कहा? ए मॉन्टेस्क्यू, बी मैकफर्सन, सी हॉब्स, डी रूसो। देखिए सारे क्वेश्चंस बहुत अलग हैं, एक भी क्वेश्चन एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रोबेबली आ सकते हैं। इसलिए आप क्वेश्चंस को अगर एक बार आपको नहीं आंसर आ रहा है आप बार बार देखिए। पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप करते रहिए। आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, इसलिए अच्छे से तैयारी करके क्वेश्चन करिए।
और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उसी से आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन ही देख करके आइडिया समझ जाते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तब हमें नहीं समझ में आता, लेकिन जब हम उस पर क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो शायद हमें वो टॉपिक पूरा समझ आ जाता है। इसीलिए क्वेश्चन जरूर लगाइए। क्वेश्चन लगाने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। मैं हमेशा कहती हूँ एक अच्छी प्रैक्टिस तभी हो पाएगी आपकी जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तभी आप एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाएंगे। पेपर 2 स्कोरिंग है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसमें नंबर इंक्रीज करने की कोशिश करिएगा। और उसका यही एक तरीका है कि आप अच्छी प्रैक्टिस हो आपकी। आप रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं तो वो थोड़ी एग्जाम में आएगा। नए क्वेश्चंस लगाइए। प्रीवियस ईयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, पर बियॉन्ड इट कुछ ना कुछ नया एनटीए करता है, नया क्वेश्चंस उठाता है उस टॉपिक को लेकर के, इसलिए क्वेश्चन आप जरूर लगाइए। अब इसका आंसर ये क्या होगा? किसने लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता कहा? चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सीबी मैकफॉर्सन इनका नाम है और इन्होंने ही लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता कहा। क्यों कहा था? क्योंकि मैकफॉर्सन का मानना था कि लॉक के राज्य का मुख्य उद्देश्य संपत्ति की रक्षा करना है। क्योंकि जॉन लॉक का मैंने बताया ना, फर्स्ट क्वेश्चन था इसी पर, प्राकृतिक अधिकार को लेकर के, कि लॉक ही ने तो कहा था कि हमारे पास प्राकृतिक अधिकार होने चाहिए, हम वो नहीं देंगे स्टेट को। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी भी उसमें था। इन्होंने ही तो संपत्ति को रखा इंडिविजुअल के पास, नहीं दिया राज्य को। समारी समझौते में उसका नहीं किया कि हम ये अधिकार आपको दे रहे हैं, ये अधिकार इंडिविजुअल्स के ही पास रखा। इसी वजह से लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता मैकफॉर्सन ने कहा, क्योंकि सबसे पहले लॉक ने ही तो नेचुरल राइट में प्रॉपर्टी रख दी और कहीं कहा कि ये तो प्राकृतिक अधिकार है, संपत्ति को ना हम बंटवारा करेंगे ना हम देंगे सॉवरेन को समझौते में, ये एक इंडिविजुअल के पास ही रहेगा। और इसी वजह से मैकफॉर्सन ने लॉक को फादर ऑफ कैपिटलिज्म कहा। करेक्ट? देखिए, आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, अपना स्कोर आप जरूर कमेंट करिए। देखिए, आप क्वेश्चन लगाइए, अपना स्कोर लिखिए, जरूर बताइए कि आपने क्या स्कोर किया, आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। इसलिए क्वेश्चंस आप लगाया करिए, अपना स्कोर कमेंट किया करिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। अगर इसके पहले आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन थॉट, वेस्टर्न थॉट के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए, सारे क्वेश्चंस अटेंड करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेंड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में लगाइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत उनकी ज़्यादा है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन है, इसलिए जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस लगाइए, अपने स्कोर कमेंट करिए, आप खुद को एनालाइज करिए कि आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शंस हैं। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस आपकी चल रही है तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।